नहीं हो सकते। जी, तो शंकर, जैसे बहुत सारे यंग इन्वेस्टर्स हैं और ख़ास तौर पे जो हिंदी भाषी इलाके हैं वहाँ पे भी ये धीरे धीरे कल्चर बढ़ा है, तो लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं कि मुंबई आएंगे और बड़े सपने पूरे करेंगे। तो इस मार्केट के ज़रिए अगर किसी को अपने बड़े सपने पूरे करने हैं तो कैसे बनाए पोर्टफोलियो अपना? तो मैं इसका मैं ही नहीं, मतलब कई मेरे जो मित्र हैं, जैसे मधु केला हुए, रामदेव अग्रवाल हुए, सारे हम लोग छोटे छोटे शहरों से ही आए। अ, मैं धनबाद से आया, वो लोग रायपुर से आए, कई लोग बल्कि बॉम्बे के खुद के लोगों ने शायद हो सकता है कम पैसे कमाए हो, हमने ज्यादा कमाए, बिकॉज हम ज्यादा, हमें ज्यादा लेट्स से उत्साह था, भूख ज्यादा थी, हम ज्यादा डिप्राइव्ड रहे छोटे शहरों से कि हमें बड़े शहर में जाके, जैसे पुरानी हिंदी पिक्चरों में देखते थे कि एक होल्ड ऑन लेके वीटी स्टेशन पे हीरो पहुंचता है एक बड़े शहर में, कॉल्ड बॉम्बे, उस वक्त बॉम्बे कहते थे, मुंबई कहते हैं, और वहां से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है। तो हम लोग सब होल्ड ऑन लेके ही पहुंचे थे साहब। तो भगवान की दया रही है, और भारत जैसे महान देश में हमारा जन्म हुआ, ये भी एक समझ लीजिए भगवान की दया रही हमारे ऊपर। माँ पिता ने अच्छा एजुकेशन दिया जो कि भारत में उपलब्ध था, बड़े सस्ते दामों पे उपलब्ध था। तो ये सारी चीजें बन के आज के इन्वेस्टर्स के लिए तो और आसान कर गया, बिकॉज उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं था जो अब है। अब उस टेक्नोलॉजी के चलते प्लेइंग फील्ड बहुत लेवल हो चुका है। आप कहीं से बैठ के वही इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो जो आप बंबई में बैठ के कर सकते हो, और जो बंबई में बैठ के आप वही इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो कोई जो कि न्यूयॉर्क में किसी को मिलता हो। तो आज का जो माहौल है, आज का जो मार्केट है, आज की टेक्नोलॉजी है, वो आज के इन 25 वर्षीय लोगों के लिए इससे बेहतर कोई, मेरे को याद नहीं कोई टाइम होगा जहां पर कि आप आज से अपने अपनी बिल्डिंग के फाउंडेशंस डालेंगे जो आपको अगले 25 साल में और अदर 25 साल के बाद जाके एक बहुत ही बढ़िया लाइफस्टाइल देगी, आपको पैसे देंगे, आपको इज्जत देगा, आपको शोहरत देगा। तो आज से उस निर्माण का आप स्टार्ट करें। और आई एम वेरी बुलिश। लोग कहते हैं कि अब आप लोगों ने तो आसान पैसा कमा लिया साहब, आप लोग लेट 80s अर्ली 90s में जब आप 25-27 साल के थे, जो आज की जो इन्वेस्टर्स हैं, तो आप लोगों ने तो वहां एंट्री की और मार्केट कहां से कहां पहुंच गया। इंडिया 300 बिलियन की इकोनॉमी थी और आज वो 3 ट्रिलियन हो गई। तो आपने आसान जो पैसा तो आपने तो कमा ही लिया। तो मैं ये कहता हूं ये बात टू सम एक्सटेंट सही है, लेकिन टू अ लार्ज एक्सटेंट गलत है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज का जो स्केल एक सर्टेन साइज के आने के बाद आता है साहब। वो 300 बिलियन पे अपॉर्चुनिटी नहीं आ सकती जो 3 ट्रिलियन पे आई। जो 6 ट्रिलियन पे अपॉर्चुनिटी आएंगी वो 3 ट्रिलियन पे नहीं आएंगी। तो अपॉर्चुनिटी का साइज और स्केल ही बढ़ जाता है। एंड जितनी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, उतना ही मनी मेकिंग आपके पास रास्ते खुल जाते हैं। तो एक्चुअली स्पीकिंग आज का टाइम ज्यादा आसान है पैसे बनाने के लिए बनिस्बत के 1990 जब मैंने मार्केट को एंटर किया, जब मैं तो 26-27 साल का। शंकर, जब हम लोग इस तरीके की बात रखते हैं तो जो हमारे निवेशक होते हैं ना, उनको कई बार ये बताते हैं लोग कि अरे आप ETF में पैसे लगा लो, बड़े वाले स्टॉक खरीद लो, आराम से बैठे रहो। लेकिन उनके अंदर साहब आपने एक भूख होती है आगे बढ़ने की, बड़ी वेल्थ क्रिएट करनी है उनको, सिर्फ पैसा नहीं बनाना, वेल्थ बनानी है, मोटा पैसा बनाना है। तो उसके लिए जब आप अपने पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो फिर उसमें आता है कि बड़े वाले शेयर लें कि छोटे वाले शेयर लें, कैसे बनाए? तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको किस तरीके के स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए? तो साहब ये तो आप समझ लीजिए, अगर आप दाल बना रहे हैं तो दाल में ऐसा तो नहीं सिर्फ आप मिर्च डाल सकते हैं, सिर्फ आप हल्दी डाल सकते हैं, सिर्फ आप नमक डाल सकते हैं। आपको एक मिक्स करना पड़ेगा जो एक ऑप्टिमम मिक्स होता है एक बढ़िया दाल बनाने की। पोर्टफोलियो भी बिल्कुल वही है साहब। आप ये नहीं कह सकते मैं सारे लार्ज कैप ही लेके रख दूंगा जहां पर सेफ्टी है और विजिबिलिटी है, गवर्नेंस है, वो सारी अच्छी अच्छी बातें हैं जो किसी कंपनी में होनी चाहिए और बेशक होती भी है। ना ही आप ये कह सकते हैं सारी स्मॉल कैप पे जाके डाल दूंगा, बिकॉज स्मॉल कैप की जर्नी बहुत ही कठिन है, बहुत ही उतार चढ़ाव है, उसके ज्वार भाटों से निकलना, उनको सहन करना, उनको टॉलरेट करना ब्लड प्रेशर के लिए ठीक नहीं है। बहुत ही अनुकूल नहीं है साहब। मैं कर चुका हूं बहुत वर्षों से, तो मैं ये बात थी आपको मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आसान रास्ता नहीं है स्मॉल कैप्स का। लेकिन आपको अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है अच्छे दाल की तरह, तो आपको दोनों की मात्राओं को रखना पड़ेगा कुछ कुछ कैलिब्रेशन करके। मेरा ये मानना है आज के जो 25-27 साल 30 साल के निवेशक हैं, उनके पोर्टफोलियो में 20-30% ही होना चाहिए लार्ज कैप्स, 70% स्मॉल कैप्स होनी चाहिए। और जैसे जैसे आप ओल्डर होते जाएंगे वैसे वैसे ये जो नीडल है 30% का वो बढ़ के 50-60%, 70% पे चला जाएगा, और स्मॉल कैप्स का जो 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 एक समझ लीजिए
एक रूम था, उनको आपने जगह दी थी, वो रूम श्रिंक हो के 30% पे आ जाएगा। तो ये एक जर्नी है साहब, इसमें ना कोई राइट है ना कोई रॉन्ग है, ये एक नीडल है, वो धीरे धीरे मूव करेगा। आज की डेट में उस नीडल को 30% से ऊपर लार्ज कैप्स में ना रखे, ये मेरा मानना है। बड़ी बात है ये कि अगर अगर आपको बढ़िया मोटा पैसा बनाना है तो स्मॉल कैप में, लेकिन सावधानी से एक बैलेंस बना के करना चाहिए। तो शंकर सर, फिर अगर मान लीजिए स्मॉल कैप ढूंढने या मिड कैप अच्छे ढूंढने हैं उनको, तो डेफिनेटली इतनी बड़ी ग्रोथ स्टोरी जो इंडिया की बनने वाली है, बन रही है, उसमें सेक्टर्स क्या होने चाहिए, किस किस थीम या आइडिया को आप सजेस्ट करेंगे कि इस पे नज़र रखनी चाहिए और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं? ठीक है, बड़ी बड़ी अच्छी बात आपने पूछी है मेरे से, और इसका जवाब दो तरीके से दूंगा मैं। कि एक है कि पहली बात, आप एक पोर्टफोलियो की अप्रोच से चलें। आप ये ना सोचें कि ऑल और नथिंग करना है। मैंने अपने अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में सबसे बड़ी गलतियां जो की, जो शायद आज मैं देखता हूं तो मुझे लगता है मेरे से ज्यादा बेवकूफ इंसान कोई नहीं था। जब मैंने अपनी जवानी में 90s में, जब लेट 20s में अर्ली 30, तो मैंने बहुत ऑल और नथिंग ट्रेड्स किए। कि मतलब उसमें था कि बन गया जब तो बहुत अच्छा लगता था, जब चला गया जाता था तो मतलब समझ लीजिए कि फाकते उड़ जाते थे साहब। वो बहुत बेवकूफाना एक इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी थी हमारी, मेरी और मेरे तरह बहुत लोगों की ऐसे ऐसी रहती होगी, आज भी रहती है। वो अप्रोच बिल्कुल रॉन्ग था, वो अप्रोच बिल्कुल फ्लॉड था। एंड ओवर टाइम मेरी लर्निंग, मेरी सीख ये है कि आप एक पोर्टफोलियो अप्रोच पे चले, जहां पर कि आप कम से कम 20 स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखे। मेरा मेरा तो मानना है कि बल्कि आप बेशक 30 स्टॉक रखे, जिसमें 2-2, 3-3, 4-4% की जगह ही रखें एक स्टॉक के ऊपर। और ये एक मैराथन रेस की तरह देखिए कि शुरुआत में 70, 75, 100 लोग होते हैं, और उसके बाद आप देखेंगे 5 से 10 माइल के बीच में वो भीड़ छंट सी जाती है। 5, 10, 15 रनर्स ब्रेकआउट हो जाते हैं, बाकी रनर्स बीच में क्लस्टर करते हैं, कुछ रनर्स बिल्कुल पीछे हो जाते हैं। तो आप उन पीछे वाले रनर्स को निकाल दें, बिकॉज़ ये बिल्कुल नामुमकिन है, असंभव है कि वो जो लास्ट चल रहा हो 10वीं माइल पे, वो सडनली जाके फर्स्ट आ जाने वाला है 26वें माइल पे। शायद इतिहास में कभी भी ना हुआ हो, या होगा भी तो बहुत उसकी कम लेट्स से प्रोबेबिलिटी है। तो उनको आप एलिमिनेट कर दें, और वो पैसे जो निकल जाते हैं वो आप मिडिल ग्रुप पे थोड़ा डालें और ज्यादा जो विनिंग ग्रुप पे आप डाल दें। ये अगर आप करेक्ट। सिस्टमैटिकली स्ट्रैटेजी को लेके चलेंगे साहब, तो वो गलतियां नहीं करेंगे, उस ज्वार भाटे से नहीं गुजरेंगे जहां से मैं गुजरा हूं और कई निवेशक गुजरते हैं। तो ये कैलिब्रेटेड अप्रोच है, बैलेंस्ड अप्रोच है, जिससे कि आप शुरुआत में आपको मालूम नहीं मैराथन जीतेगा कौन, तो आपने थोड़ा थोड़ा बेट सब पर ले लिया, और फिर जैसे रेस प्रोग्रेस करता गया, आपने उस अपने बेट्स को बढ़ाया बेस्ड ऑन उसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। बस ये बड़ा सिंपल सा मैंने आपको एक, और रनिंग तो सबको मालूम है आज की डेट में, भारत में आप सारे मैराथन देखें तो हजारों लोग उसमें भाग लेते हैं। सबको मालूम जी। है कि शुरुआत में सारे लोग उत्साह से चलते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो भीड़ छटती जाती है। आपको वो छटी हुई भीड़ के ऊपर अपने बेट्स बढ़ाते रहिए एज द जर्नी कीप्स प्रोग्रेसिंग। बिल्कुल, वो रेस में आगे कैसे रहना, कैसे जीतना, ये हमने सीख लिया। यहाँ पे एक